अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज की इस मीटिंग में शिरकत की। जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी रमेश कुमार साहब, जिनका निशान सिलेंडर है, वो हमारे ताइदी उम्मीदवार हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है और हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ और 3-4 पार्टियां इसमें शामिल हैं, जिसमें हम सब ने तय किया कि अगर आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं रही और उत्तर प्रदेश की जनता हमको सत्ता देती है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को, तो उसका पहला मुख्यमंत्री जनाब बाबू सिंह कुशवाहा को बनाया जाएगा और 2.5 साल के बाद एक दलित को इसका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया जाएगा। वहीं पर यह भी तय हुआ कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे, जिसमें एक अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान होगा, एक निषाद समाज से होगा और एक अति पिछड़ा समाज से होगा। तो सामाजिक न्याय की लड़ाई भागीदारी परिवर्तन मोर्चा लड़ रहा है। मैं आपसे ये अपील करने आया हूं कि आप इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश में हर समाज को उसका हक मिले और उनका विकास हो। और मुझे बड़ी खुशी है ये बात कहते हुए कि जब इरफान मलिक साहब हमसे मुलाकात करने के लिए दिल्ली आए तो वो अकेले नहीं आए थे और हमको जानकर बड़ा खुशी भी हुई और थोड़ा ताज्जुब भी हुआ। सही कह रहे हैं आपसे। अब इरफान मलिक साहब जब आए तो हमको दिल्ली में हमारे साथ वो दिल्ली आए तो हमको मिलाया कि सर ये हमारे पंडित जी है। तो कहाँ है पंडित जी? इन दोनों को लाए। अब आप पहुंचिए, सुनिए, जब हमारे घर को इरफान साहब आए हमको मिलाया, मुलाकात करवाई। हमने कहा पंडित जी ओवैसी के घर पे आ गए आप? तो बोले कि नहीं, आए नहीं है, इरफान मलिक को खींच के लाए आपके पास। यही कहा था आपने। उन्होंने कहा था कि सर इनको हम पकड़ कर लाए हैं। मैंने कहा, फिर पूछा पंडित जी आ तो गए, ये बताइए क्या करेंगे इरफान मलिक को? तो उन्होंने कहा कि सर ये यूसुफ मलिक साहब के बेटे हैं, वो 5 मर्तबा के विधायक हैं, बड़ा उनका नाम है और हम सब लोग इनसे जुड़े हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी पर पंडित जी ने कहा आप इरफान मलिक का टिकट कर दीजिए और हम इनको जिता कर लाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इस विधानसभा की जनता से ये विनती कर रहा हूं कि मजलिस का जो प्रत्याशी है उसको सिर्फ अल्पसंख्यक समाज मुसलमान का साथ नहीं है, बल्कि हर समाज उनके साथ आज खड़ा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी इरफान मलिक साहब की और खास तौर से उनके बुजुर्ग, उनके वालिद यूसुफ कमाल साहब की मेहनत का नतीजा है। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह यूसुफ कमाल साहब को अल्लाह सेहत दे, उनकी उम्र दराज फरमाए और अल्लाह उनकी जिंदगी में इंशाअल्लाह ताला
उनके बेटे इरफान मलिक को यहाँ का विधायक बनाए ताकि वो अपने वालिद से ज्यादा मेहनत करेंगे, उनसे ज्यादा नाम कमाएंगे और वो अपने वालिद के नाम को जिंदा रखेंगे। तो उसके लिए इरफान मलिक साहब को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मैं भी एक बड़े बाप, बहुत बड़े हमारे वालिद साहब मरहूम, वो 6 मरतबा के सांसद थे, करीब 24 साल 21 साल एमएलए थे। उनका इंतकाल दिहान 2008 में हुआ और 2008 में हैदराबाद से दूर एक मुकाम है वाटोली, 200-250 किलोमीटर है। उस वक्त आदिलाबाद जिले में आता था। वहां पर किसी एक घर में जालिमों ने घर के 7 अफराद को जिंदा जला दिया था। तो हमारे भैंसा के सदर जावेद अहमद साहब ने फोन करके बोले कि साहब आप कैसा भी यहां पर पहुंचना चाहिए। मैंने कहा जावेद साहब कर्फ्यू है, रास्ते पर पुलिस की छावनी लगी हुई है, मैं कैसे आऊंगा। तो जावेद अहमद की आंख में आंसू आ गए, रोना शुरू कर दिया और कहा कि साहब आप कुछ भी करो, कैसा भी करो, आप आना यहाँ पर, हम परेशान। मैं अपने मरहूम वालिद के साथ, मेरा बचपना था, 12-13 साल की उम्र थी। उस वक्त से मैं हमारे वालिद के साथ उस वक्त के आंध्र प्रदेश के उनके साथ सफर में जाता था। अकेले मैं हैदराबाद से निकला, मेरे पास फोर्ड एंडेवर गाड़ी थी। हैदराबाद से अकेले 280 किलोमीटर में गया, क्योंकि गांव के बहुत ऐसे रास्ते होते हैं जो पुलिस को भी नहीं मालूम होते, वो आपको मालूम होते हैं। खैर हमको मिला, हम पहुंचे वहां पर, जो भी करना था एहतजाज किया, हुकूमत से नुमाइंदगी की। और शायद रमजान का महीना था, जो भी था, मैं वापिस हो रहा था। तो फजर की नमाज हम निजामाबाद मुकाम है, शहर है, वहां पड़े, गाड़ी में डीजल डलाए। और जब डीजल डला रहे थे तो एक ज़ईफ आदमी, मेरे ख्याल से 75 साल की थी, वो पेट्रोल स्टेशन पर आए, हमसे मुलाकात किए। बोले तुम असउद्दीन ओवैसी हो? मैंने कहा हाँ मैं असउद्दीन। बोले उतरो। हम गाड़ी से उतरे, अकेले थे। फिर उसके बाद हमसे कहा कहां से आ रहे हो? हमने कहा कि चाचा वाटोली गए थे, वहां पर एक परिवार के 6 लोगों को जालिमों ने जिंदा जला दिया था। तो वो ज़ईफ आदमी रोना शुरू कर दिए, हमको गले से लगा दिए और हमको गले से लगा। हम ताज्जुब कर रहे थे, शायद वो बेचारे वो खबर सुनकर जज्बाती हो गए, भावुक हो गए। तो बोले चाचा नहीं हम गए। तो बोले नहीं वो बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पिताजी थे ना, वो 1970 में या 69 में निजामाबाद में फसाद हुआ था, तो तुम्हारे पिताजी हैदराबाद से मोटरसाइकिल पर निजामाबाद आए थे। आज तुम ऐसी जगह पर जाकर आ रहे हो, तुम गरीबों की मदद करने के लिए गए। तो उन्होंने मेरे जो अल्फाज कहे थे, मेरे जब भी मैं याद करता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारा बाप, तुम्हारे पिता सलाहुद्दीन ओवैसी जिंदा नहीं है, मरे नहीं है, जिंदा है वो। उन्होंने कहा कि सुनिए, उस ज़ईफ बुजुर्ग ने कहा कि सलाहुद्दीन ओवैसी मरा नहीं है, जिंदा है। मैंने कहा चाचा ये क्यों कह रहे हैं? तो बोले तुमने आज जाकर उन गरीबों की मदद की तो तुम्हारा पिता जिंदा रहेगा। तुम जब गरीबों की मदद करना छोड़ जाओगे तुम्हारा पिता मर जाएगा। ये हमको सिखाया गया, ये हमको सिखाया गया है। ये हमको राजनीति करना इस तरह हमको सिखाया गया है। हमारे लिए राजनीति कोई तिजारत नहीं है, दौलत कमाने का जरिया नहीं है। हमको ये सिखाया गया कि जहां पर गरीब मजलूम को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसके लिए लड़ो, उसके लिए आवाज उठाओ, इंसाफ के लिए लड़ो। और अल्हम्दुलिल्लाह इरफान मलिक साहब भी एक बहादुर और काबिल बाप के बेटे हैं। हमको यकीन है कि वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलकर इस विधानसभा की जनता की उम्मीदों को पूरा करेंगे। वो तमाम को साथ लेकर चलेंगे। वो सिर्फ एक समाज की बात नहीं करेंगे बल्कि पूरे समाज को साथ लेकर चलेंगे। वो तो एक गुलदस्ता बनाकर रखेंगे इस विधानसभा में, चाहे कोई मुसलमान हो या ना हो,
रात के अंधेरे में वो पुकारेगा, दिन के उजाले में पुकारेगा, तो इरफान मलिक दौड़ता हुआ आपके लिए आपके दरमियान में आएगा, आपका खादिम बनकर आएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को सत्ता दिया। उत्तर प्रदेश ने कौन सा विकास का काम किया? उत्तर यहाँ पर 4.5 साल 5 साल के करीब हो चुके हैं। 5 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं कि हाँ, सांड और भैंस और बैल किसान की फसल को खा रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद, प्रधानमंत्री जी कौन जिया तेरे जुल्फ के सहरों में, 10 मार्च के बाद। इतना लंबा लंबा छोड़ते प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को पूरी खबर है कि कौन क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री को ये नहीं मालूम कि 5 साल से ये सांड और तमाम के लोग जानवर मिलकर खेत को साफ कर दिए। तो प्रधानमंत्री को अभी दिख रहे चाचा, तुम खुश, हैप्पी, दिल खुश हो गया? चलो, चाचा हमको देख लिए, हम पूरी भारत की लैला है। चाचा एक बात याद रखो, एक बात याद रखो। सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो, अभी नारा लगाने का टाइम है, जिंदा रहेंगे। चाचा एक बात याद रखो, तुम हमको देख लिए बस है, बस अपनी आंखों में, अपने दिमाग में, अपनी दुआओं में हमको याद रखो, बस यही चाहते, और कुछ नहीं चाहते आपसे। और आप हमको देख लिए, मगर असल देखने की चीज तो ये इरफान मलिक है। इसको कामयाब कर दो आप, ये हम आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, आप इनको कामयाब कर दीजिए। हम आपसे बता रहे थे, चुट्टा सांड की बात कर रहे थे, चाचा ने कह दिया आई वांट टू सी यू। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 साल के बाद आज देश के प्रधानमंत्री को होश आया, वरना वो तो नहीं मालूम कौन सी दुनिया में थे। आज 10 मार्च के बाद कुछ होने वाला नहीं है। और प्रधानमंत्री का आइडिया क्या है? प्रधानमंत्री और उनकी योगी हुकूमत ने 5 साल पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं से वादा किया था कि 70 लाख नौकरियां देंगे। अच्छा, यहां से किसी को नौकरी मिली तो हाथ उठाओ, किसी को नौकरी मिली तो हाथ उठाओ। किसको नौकरी चाहिए? मीडिया वाले आप भी उठा दो, हालात खराब होने वाले हैं। अब आप बताइए, 70 लाख का वादा किया, झूठ साबित हुआ। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है, डिग्री होल्डर है, इंजीनियर है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, तुम फिक्र मत करो, तुमको और एक रोजगार देंगे। क्या देंगे? गोबर देंगे, उसको पैसे। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के संविधान में आर्टिकल 51 बोलता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करो। अंबेडकर का बनाया संविधान, आप उस पर बात ही नहीं करते। तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, वो दिल्ली के बादशाह सलामत बन चुके हैं। तो उनका उत्तर प्रदेश का वजीर बोलता है, बादशाह ने ये बात कही तो मैं कैसे पीछे हटूं? तो उनके वजीर कौन है? योगी पापा। पापा ने कहा कि जब बादशाह सलामत ने बात कही तो योगी ने कह दिया कि मैं चुनाव के बाद 10 तारीख के बाद जिस किसी के पास सांड होगा मैं उसको 900 रुपये दूंगा। आपको मालूम कितनी तौहीन है ये। उत्तर प्रदेश में जो विकलांग है, जो हैंडीकैप कहते हैं अंग्रेजी में, उनको सरकार महाना 1000 रुपये पेंशन देती है।
जो विकलांग है उसको 1000 रुपये और एक सांड को 900 रुपये। बाबा आपके पास इंसानों की जान की कीमत नहीं है क्या? कितनी बेइज्जती कर रहे हैं इंसानों की। तो क्यों नहीं आप उन जानवरों से कहते कि आपको वोट दे दो, विकलांग हमको वोट देगा, इरफान को वोट दे देगा इंशाल्लाह। आप बताइए क्या क्या लोग कहते हैं। और फिर योगी मोदी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि मोदी का नमक खाया है इसलिए वोट देते। आप देश का नमक खाए या मोदी का खाए बताओ, किसका नमक खाए आप लोग? हाथ उठाकर बोलो प्यारे। अब मोदी जी बोल रहे मेरा नमक खाए। मोदी जी आप गुजरात से आते भूल गए गांधी की कुर्बानी को, आप भूल गए महात्मा गांधी की लड़ाई को। उसी गुजरात की सरजमीन पर क्या किया था गांधी ने? कैसे हिम्मत हुई आपकी कि आप ये बात कहेंगे कि मेरा नमक खा रहे? आप किसका नमक खाकर प्रधानमंत्री के पोस्ट पर गए? देश का नमक खाकर आप प्रधानमंत्री बने। ये देश का प्रधानमंत्री अहंकार में डूबा हुआ है, अहंकार में डूबा हुआ है और कह रहा है कि नमक मेरा खा रहे हैं। अरे तुम और हम सब देश का नमक खाते और खाते रहेंगे। अगर आप किसी को 500 रुपए का राशन दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे, किसी के बाप का पैसा गरीबों को नहीं दिया जा रहा है। भारत सरकार का पैसा है। सरकार और भारत मोदी से बड़ा है, ओवैसी से बड़ा। अगर आप 500 का राशन दे रहे हैं तो महिलाओं से कह रहे बहन जी 500 का लीजिए, 1400 का गैस का सिलेंडर खरीदिए। कर रहे हैं ना, गैस का सिलेंडर सस्ता हो गया क्या? 500 का राशन देके 1400 का गैस का सिलेंडर ले रहे मोदी जी। और एक गरीब माँ अगर अपने बेटी के भूख को मिटाने के लिए बिस्किट खरीदती है पैकेट, उस पर जीएसटी लगता है, वो जीएसटी का पैसा आपको मिल रहा है। आपने नौकरियां कितनी दी है बताओ? देश के प्रधानमंत्री ये पैगाम देना चाह रहे कि जो उनको वोट दिया वो नमक हलाल और जो नहीं दिया वो नमक हराम। देश के प्रधानमंत्री इंसानियत कहां गई आपकी? आपका मुख्यमंत्री बोल रहा है भक्त। हम कह रहे हैं कि इंसानियत की सरकार बनेगी और बनना चाहिए, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करे। मगर बीजेपी सबको साथ लेकर चलने की बात नहीं करती। मुख्यमंत्री है, एक नेशनल टीवी चैनल पर आकर अल्पसंख्यक समाज को इतनी गंदी जबान में कटकुल्ला कहता है, 80-20 की बात करते हैं। और माशाल्लाह से योगी अब मौसम वैज्ञानिक बन चुके हैं। कहते हैं कि मई जून में मैं डुमरियागंज में बर्फ डालूंगा। अरे भाई कैसे लाएंगे? आपके पास क्या हिसाब वो ज्यादा खा रहे आप रात में? कैसे लाएंगे? नौकरी नहीं दे सके, सांड का मसला हल नहीं कर सके। शिक्षा के लिए कितने स्कूल खोले आपने बताओ? स्कूल खोले यहाँ पर, डिग्री कॉलेज है यहाँ पर। कोविड की दूसरी वेव में लोग तड़प तड़प कर नहीं मरे जब इनको नमक याद नहीं आया, जब एक गरीब ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था, अस्पताल का बेड के लिए तड़प रहा था, बेड मिला तो दवाई के लिए तड़प रहा था। कहा की सरकार ये सबको कह दिया कि जाओ। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि योगी सरकार ने राम भरोसे सबको छोड़ दिया है। कोर्ट ने कहा था ये बात, हमने नहीं कहा। ये सरकार का कारनामा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको डुमरियागंज से इरफान मलिक जैसा बेहतरीन विधायक नहीं मिल सकता। इसको आप कामयाब करिए। आपसे हम वादा करके जा रहे हैं, अगर आप इंशाअल्लाह इनको कामयाब करेंगे, अगर ये कभी गलती करने का सोचेंगे भी तो एक तरफ इनका काम इनके वालिद यूसुफ कमाल पकड़ेंगे, दूसरी तरफ इनका बड़ा भाई हम इनका कान पकड़ेंगे। आप इनको कामयाब करिए। हम 6 महीने में एक मरतबा डुमरियागंज को आकर बैठ कर इनसे पूछेंगे, बताओ इरफान तुमने कितना काम किया यहाँ पर? एक बार आप इनको मौका दीजिए। आप जानिए कि हम हैदराबाद में, हम कोई बड़े परिवार से, बड़े आला जात के खानदान से नहीं आए। हम लोग, हम कोई नवाब के खानदान के नहीं है।
हमारे बुजुर्ग भी मेहनत मजदूरी करते थे, वकालत की, हम जुस्तजू किए, हमारे बुजुर्ग जुस्तजू किए, मेहनत किए, जेल की सोबतों को बर्दाश्त किए, तकालीफ उठाए और असदुद्दीन ओवैसी का डुमरियागंज को यहां तक पहुंचाए। तो मेरा सियासी सफर कोई महलात से निकल कर नहीं आया हूं यहां पर, मैं कोई चमन में टहल कर नहीं आया हूं यहां पर। मुझे भी जेल जाने का मौका मिला, मुझे भी पुलिस ने अपना दामाद बना कर रखा और 22 सितंबर 1999 को पुलिस ने मेरे ही क्षेत्र में मुझ पर लाठियां बरसाई, सर पर 18 टाके मुझे लगे। मैं जानता हूं तकलीफ और जुल्म क्या होता है, इसीलिए तो मेरी जबान से जब अल्फाज निकलते हैं तो जालिमों को कड़वी लगती है और मजलूमों को लगता है कि मेरी दिल की बात बोल रहा है। हम जानते हैं, इसीलिए तो इनको तकलीफ है, इसीलिए तो गाड़ी पर गोलियां चलाए, 4-4 गोलियां चलाए। ये चोर किस्म के लोग, नाथुराम गोडसे की नाजायज औलाद। हम जब टोल गेट पर रुके तो 4 गोलियां चलाए। अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि आज हम नहीं मरेंगे, तो अल्लाह ने बचा दिया। आपकी दुआएं थी, हमारी मां की दुआ थी। अब यहां पर अगर कोई कह रहा है कि ओवैसी आएगा तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, आप यकीनन मेरी जान ले सकते हैं, आप यकीनन मेरी जान ले सकते हैं, क्योंकि आप जान ही ले सकते हैं ना, जान नहीं बचा सकते आप दिलों को तोड़ सकते हैं, दिलों को मिलाने का काम तो पंडित जी ने कर दिया, इरफान को यहाँ पर प्रत्याशी बनाकर। आप नफरत की बात करेंगे, मैं मोहब्बत को आम करूंगा, तुम पत्थर फेंकोगे, मैं फूल बरसाऊंगा। ये हमारी लड़ाई है विधानसभा में। तो बड़ी बात मत करो, बड़ी बात से बचो। सबको इस दुनिया से जाना है प्यारे, कोई अगला तो कोई पिछला, कोई यहां रहने नहीं आया है। और हमारे बारे में तो सबको बड़ी फिक्र होती है, तो ऐसा करेंगे, ये करेंगे। अरे बाबू याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं, शेर का बेटा हूं। मैंने आज तक कोई सिक्योरिटी ली ना कभी लूंगा इंशाअल्लाह ताला। जंगल में शेर अकेला ही फिरता है ना। आजमा लो तुम्हारी किस्मत, आजमा लो तुम्हारी किस्मत। अगर अल्लाह ने लिखा मुकद्दर में कि शहादत मेरी मुकद्दर में है, तो मैं कहूंगा अल्लाह हक तो यह है कि हक अदा ना हो सका। ये डराने की बातें मत करो, अपने गली में घर में पुकार लेना, हमारे पास नहीं है। और जब हम संसद में 5 मिनट के लिए तकरीर का मौका स्पीकर साहब हमको देते, तो 300 बीजेपी के एमपी कान लगाकर सुनते, अब क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, समझे ना। तो ना तो हमारी जबान का मुकाबला कर सकते, ना अकल का मुकाबला कर सकते। जिसके दिमाग पे पर्दा पड़ गया वो अनाप शनाप करता है, जाने दो, माफ करते हैं उसको। बेचारे को अपनी शिकस्त नजर आ गई कि पंडित जी खड़े हो गए, ये समाज खड़ा हो गया, इरफान जीत रहा है, तो अनाप शनाप बोखलाहट में बोलना शुरू कर दिए। जमीन खिसक रही है, नजर आ रहा है कि भार होगी, यहाँ से कामयाबी इरफान की होगी और अल्लाह इरफान को इरफान बनाएगा इंशाअल्लाह। इसीलिए बोखलाहट में आकर बहुत सी बातें करते हैं। अच्छा हाँ, आते हैं भैया, किसी को नहीं छोड़ेंगे, कर्जा किसी का नहीं रखेंगे। अब ये सपा वाले बोल रहे ओवैसी आएगा तो बीजेपी जीत जाएगी, भाग, हम तो क्या 2019 का चुनाव लड़े, पार्लियामेंट का लड़े थे हम, हमारा कोई प्रत्याशी था नहीं, हमारा कोई प्रत्याशी था 19 में। तुमने बीजेपी को वोट दिया तुमने, हमने तुमसे कहा था